हेलो गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नौटियाल जी, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। और हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने डायमेंशन पढ़ी है और यूनिट्स पढ़ी हैं, मेजरमेंट पढ़ा है और प्रिसाइज वैल्यू पढ़ी है, एक्यूरेसी पढ़ी है। तो आप पिछले लेक्चर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट जो ऊपर दिख रही है उसमें जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पे हम बात करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। साथ साथ में हम उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं और साथ साथ में हम पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे उत्तराखंड और सेंट्रल लेवल और उत्तराखंड में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि हर संडे को एक पेपर सॉल्व कराया जाता है। बाकी अदर दिन फिज़िक्स यहाँ पर चल रही है। तो जितने भी आपके जानने वाले आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद नौटियाल जी फैमिली के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। इस वाले चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन कुछ हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। ये एमसीक्यू हैं और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं, जो रेलेवेंट है बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उत्तराखंड में या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी साइंस आती है उनके लिए रेलेवेंट है, और साथ साथ में क्लास 11th के और 12th के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है। तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट दैट आर यूज्ड फॉर फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटीज आर कॉल्ड। जो फंडामेंटल फिजिक्स के लिए जो यूनिट यूज होती है उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट्स कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं, बेसिक यूनिट्स, या डिराइव्ड यूनिट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेस यूनिट कहा जाता है। बेस यूनिट होती है जो 7 बेस यूनिट होती है, जो मैंने बताया था 7 बेसिक यूनिट होती हैं। 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। ये होती है मास के लिए किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड होती है। और बात करें अगर ये मास, टाइम और लेंथ के लिए, लंबाई के लिए होती है मीटर में, और टेम्परेचर के लिए होती है थर्मोडायनामिकल जो टेम्परेचर, उसके लिए केल्विन हम इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें जो करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर। और साथ साथ में इसके साथ जो आता है लुमिनिसिटी जो आती है उसके लिए हम कैंडेला इस्तेमाल करते हैं। और एक इसमें जो सब्सटेंस के लिए आती है, पदार्थ की मात्रा के लिए, सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा के लिए जो आती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल। तो ये 7 बेसिक यूनिट हैं। इन्हीं से सारी चीज़ें जो इनसे नई यूनिट बनाई जाती हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें है द सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो सेट होता है किस चीज़ का? बेस यूनिट का होता है, या डिराइव्ड यूनिट का होता है, या बोथ बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट का होता है, सीजीएस सिस्टम का। तो सही होगा, इसका होगा बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, जो पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट बनता है वो किससे मिलकर बनता है? उसमें दोनों होती हैं, बेस यूनिट होती है जो बेसिक 7 यूनिट है, उसके अलावा डिराइव्ड जो की जाती है यूनिट। जैसे फोर्स के लिए आप डिराइव करते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक यूनिट आ जाती है, इसी को न्यूटन लिखा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की द रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा यूनिट जो कन्वर्जन किया गया है वो कौन सा इनमें से गलत है? पहला है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, जब बात करें एंगस्ट्रम की तो एंगस्ट्रम आपने देखा होगा, एंगस्ट्रम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम ए के ऊपर ऐसा लिखा होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये सही है, -10⁻⁻- मीटर। इतने रेंज पे एक्स रेज की वेवलेंथ मेजर की जाती है, एक्स रेज की वेवलेंथ मेजर की जाती है, दूसरा इसमें आता है 1 फर्मी। 1 फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 फर्मी जो होता है ये सही यहाँ पर दिया गया है, -15 मीटर होता है। और ये जो साइज होता है, ये साइज होता है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर साइज। ये होता है इक्विवेलेंट होता है न्यूक्लियर साइज के, प्रोटॉन के साइज के इक्विवेलेंट साइज ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का साइज होता है। बात करें 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। तो जो इसमें गलत है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आखिरकार 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इसका हम समझेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ये होता है सन से लेकर अर्थ तक की बीच की दूरी। तो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है 1.496। तो इसकी जो वैल्यू होती है सन से लेकर अर्थ तक के बीच की दूरी, ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11, पॉजिटिव के 11 मीटर। तो ये होती है, लेकिन यहाँ पे -11 दिया तो ये गलत आंसर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? लुमिनस इंटेंसिटी ये है, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर हमने पढ़ा था ये है, वर्क इलेक्ट्रिक करंट ये भी है। तो वर्क इसमें से नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्क फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वर्क डिराइव्ड क्वांटिटी है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में कौन सी, इनमें से कौन सा ब्रिटिश सिस्टम में नहीं आता है? तो फुट आता है, मीटर आता है, पाउंड आता है, सॉरी मीटर नहीं आता है, मीटर नहीं आता है, सेकेंड आता है, क्योंकि आप जानेंगे ब्रिटिश जो है ये फॉलो करते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट है, पाउंड है, सेकंड है, मीटर इसका, तो मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाले का। स्पॉट आउट द ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा अलग है? तो कैलोरीज है या किलोवाट पर आवर है, जूल है या वाट है? तो सारे मात्रक जो ये वाले दिए गए हैं, ये सारे मात्रक जो है ये एनर्जी के मात्रक हैं, लेकिन वाट जो है ये पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। पावर मीन्स शक्ति। अब पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू W/T, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम में जितना कार्य करते हैं, वर्क अपॉन टाइम क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो ये वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये अलग है इनसे। बाकी सारे जो एनर्जी के जो मात्रक हैं वो हैं कैलोरीज, किलोवाट पर आवर, ये भी एनर्जी का है, और जूल भी एनर्जी का मात्रक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इज। प्रेशर ग्रेडियंट का SI यूनिट क्या है? जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, सिंपली अब हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर, प्रेशर जो इक्वल टू होता है वो होता है फोर्स पर वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा कितना फोर्स पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्रिएट कर रहा है। तो ये फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन, और वॉल्यूम का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर क्यूब। तो हम इसको लिखेंगे तो न्यूटन मीटर -3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो इनमें से देख सकते हैं आप कौन सा सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट। अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी जो है, तो रिलेटिव का मतलब है कंपेरिजन किया गया जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर किया गया है। तो ये जो है ये यहाँ पे कंपेयर किया गया है, डेंसिटी ऑफ लेड और डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ कंपेयर किया गया है। तो इन दोनों का तो डेंसिटी की जो SI यूनिट है वो जो रिलेटिव डेंसिटी है, तो डेंसिटी की SI यूनिट में क्या हो जाएगा? तो सिंपली हमें हो जाएगा 11.3 इंटू अपॉन 10⁻⁻⁻⁴, सॉरी -3, और अगर इसको ऊपर लेके आ देंगे तो मिलेगा 11.3 इंटू 10⁻³ और इक्वल टू में आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁴। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1.13 इंटू 10⁻⁴। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। डेंसिटी मतलब घनत्व, कोई भी चीज़ कितनी घनी है वो डेंसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज G इक्वल टू 6.67 इन 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G इन यूनिट ऑफ ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -1। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछले वीडियो का लिंक ऊपर दिख रहा है आपको। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने किया था डायमेंशन के थ्रू हमने किया था, या हमें क्या करना है, ये देखिए न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, ये MKS पद्धति में है, MKS सिस्टम ये है, हमें इसे कन्वर्ट करना है CGS में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिमिलरली आप क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा M1 मतलब पहले वाले में, K कॉन्स्टेंट यहाँ जाएगा चेंज अगर करना है, अपॉन M2 यहाँ पावर आप लगा देंगे जितनी पावर दी गई है, अगर पावर A है मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2, दो में कंपेयर ऐसे हो जाएगा। ये L1 M1 दिखा रहा है जिसमें सपोज MKS में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो M1 यहाँ पे, L1 यहाँ पे, T1 यहाँ पे, B और C यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लिख लेंगे इसे, तो K यानी कांस्टेंट कितना है, नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यू लिख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और कन्वर्ट करेंगे जब इसे, तो आप कन्वर्ट करेंगे M1 में क्या यहाँ पे दिया है, न्यूटन दिया है। तो जो ये वाला फॉर्मूला इसका जो यूनिट दिया है वो दिया गया है, तो इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, और ये न्यूटन का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन, इनटू इसके साथ है मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, समझा, किलोग्राम -2 है। अब देखिए किलोग्राम इंटू किलोग्राम करेंगे, यहाँ पावर, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो यहाँ आ जाएगा किलोग्राम -1 और आ जाएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर क्यूब, और सेकंड -2 वैसे रहेगा सेकंड -2। तो हम इसे अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, जो हमारे पास वैल्यू MKS में है, तो MKS में इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको इरेज कर लें यहाँ से, अगर इसको इरेज कर लें तो MKS में इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, MKS में वो हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम -1 मीटर क्यूब
सेकेंड -2। अब इसको आपको कन्वर्ट जो करना है, ये तो MKS में, आपको CGS में इसको कन्वर्ट करना है, CGS में इसको कन्वर्ट करना। तो CGS में न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और किलोग्राम की जगह तो आप देखेंगे इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, -1 पावर बाहर आ जाएगी। दूसरा मीटर क्यूब जो है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 3 पावर बाहर रहेगी। बाकी सेकंड -2 तो सेम होता है जैसे CGS और MKS में होता है। अब इसमें जो खास बात यहाँ पे आती है वो आएगी, तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी। न्यूमेरिक वैल्यू जो है यहाँ पे ये सेम रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो कितने होते हैं 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम, 1 ग्राम इंटू पावर -1 में आ जाएगी, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा मीटर, तो ये होता है 100 मीटर अपॉन ग्राम क्यूब, 1 ग्राम, ग्राम और सेकंड -2 ऐसे। यहाँ से ग्राम कॉमन अगर बाहर ले लेंगे, ग्राम यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अगर देखेंगे पावर ऑफ 0 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से ग्राम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1000 की पावर -1, और ये हो जाएगा ग्राम, और यहाँ से हो जाएगा 1000 ग्राम -1 भी बाहर आ जाएगा, 100 की पावर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर आएगा 100 ब्रैकेट में बाहर सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड -2 ऐसे रहेगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पावर अगर -1 में तो हो जाएगा 1/1000 इंटू, यहाँ पे पावर आप देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 1 2 3 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे, क्यूब जो अगर 100 का क्यूब करेंगे, बाकी कितने जीरो बच रहे हैं 10 की पावर 3, बाकी ये ग्राम -1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड -2 ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर तो इंटू 10⁻⁻ इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू, यहाँ पावर माइनस की है तो ये वैल्यू देगा 10⁻⁻8 ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। तो ये देख सकते हैं आप कि ये वाला ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। थोड़ा सिस्टम में आज दिक्कत है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर -2, इट्स वैल्यू इन SI यूनिट इज, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 बार्न इज इक्वल टू, एक बार्न जो होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, तो ये सही आंसर है इसका 10⁻⁻28 के मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट। फैदम इज द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ शिप। फैदम में हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ ऑफ द सी, डिस्टेंस ऑफ द सी, स्पीड ऑफ द साइक्लोन। तो फैदम में हम डेप्थ करते हैं, जो सी की डेप्थ होती है कितना गहरा है वो हम फैदम में मेजर करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, इनमें से कौन सा यूनिट लेंथ की यूनिट नहीं है, तो जो से इसका सही आंसर है वो है बार्न। बार्न, क्योंकि आप देख सकते हैं बार्न लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है, बार्न आप देख सकते हैं बार्न मीटर स्क्वायर में है, तो ये इसकी यूनिट नहीं है। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसमें से कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3, एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, मीटर होता है 1 मीटर, और फर्मी होता है 10⁻⁻15। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, फर्मी, यहाँ पे सबसे छोटा है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस या दूरी का मात्रक होता है, लाइट दूरी का एक यूनिट होता है लाइट ईयर। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्किल, सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विद सबटेंड एंड एंगल π/6 एट इट्स सेंटर। सपोज हमारे पास कोई ऐसा आर्क है, बात करेंगे सपोज हमारे पास कोई ऐसा आर्क है, एक रेडियस है और एक आर्क बना रहा है यहाँ पे ऐसे, और जो एंगल यहाँ पे बना रहा है, थीटा एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है π/6 का, यानी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो यहाँ की इसकी रेडियस है, ये रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक है ये है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है जो ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। थोड़ा इसको बढ़िया जूम करके देख लेते हैं। ये है,
अब आपको बताना है कि ये जो आर्क हम ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो हम जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब देखिए तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। अब आप देखिए एंगल कितने का बनना है, तो एंगल बनना है पाई अपॉन 6 का, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 5 जा 30, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 पाई। अब देखिए पाई का जो आप वैल्यू है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 3.14, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 0 2, 5 एकम 5 और 2 10 की 0, 5 एकम 5 और 2 7, सॉरी 5 को 20 का 0 2, 5 एकम 5 और 2 7, दशमलव लगेगा, 5 दिया 15। तो इतना सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप इसमें से कौन सा सही आंसर है, तो 15.7 सेंटीमीटर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है द सन एंगुलर डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है। तो सन्स एंगुलर डायमीटर इज टू बी 1900। दिया है कि सन का जो एंगुलर डायमीटर है, सपोज ये सन है और ये अर्थ है, तो एंगुलर जो डायमीटर जो इसका बन रहा है, सन का जो एंगुलर डायमीटर, ये सन से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को मेजर कर रहे हैं, और ये मेथड क्या कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। सपोज अर्थ है यहाँ पे, तो एंगुलर जो डायमीटर दे रखा है, वो एंगल जो यहाँ पे बनता है, एंगल सबटेंड जो होता है वो बनता है 1920 सेकेंड का। अब ये दे रहा है कि सन की जो डिस्टेंस है, सन की जो डिस्टेंस है, सपोज ये वाले डिस्टेंस जो पूछा है, ये वाले डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, इतनी दी हुई है। अब आपको बताना है कि सन का डायमीटर, ये वाला डायमीटर कितना होगा, तो ये डायमीटर आपको बताना है। तो जो डायमीटर आप निकालोगे वो हो जाएगा d इंटू थीटा। अब d का वैल्यू कितना है 1.49, जूम करके इसको देख लेते हैं, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 1920 मिनट का। अब 1920 मिनट को आप कैसे समझेंगे, तो इसे समझने के लिए इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 1920 जो एंगल बन रहा है इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1920 को, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू जो होता है, अगर आपको किसी सेकंड, अगर सेकंड से कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड से अगर कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 1 अपॉन 3600 से इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो वैसे ही हम करेंगे, अगर 1 रेडियन इक्वल टू इतना है, तो 1920 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1920 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920 मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 3600 से इंटू पाई अपॉन 180। इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रख देंगे, इस पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार आएगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस, जो रेडियस निकलेगा, डायमीटर निकलेगा अर्थ का, ये डायमीटर है सन का, मतलब सन की जो व्यास है वो कितना है, आपको सन का व्यास बताना है। आपको पता है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, ये आपके पास दे रखा है 1920, ये 1920 डिग्री मिनट दे रखा है, सॉरी सेकेंड दिया है, और जो यहाँ से ये लेंथ जो आ रही है ये बन रही है 1.49 10⁻11। देखिए एंगल जो है वो सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, मिनट में मेजर किया जाता है, आर में मेजर किया जाता है, और डिग्री में मेजर किया जाता है। ओके, तो 1 आर में 1 डिग्री बन जाता है। तो इसको समझेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो सेम आगे रख के 1.49 इंटू 10⁻11 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1920 गुणा 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये वैल्यू देगा, ये सेम वैल्यू देगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जो हो जाएगा ये कट हो जाएगा 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 1 6 6 दूनी 12, 32 यहाँ पे आ जाएगा, 6 3 18 3 आ जाएगा, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो 3600 का 900 यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। फिर 8 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 को अगर 900 से डिवाइड करेंगे तो 450 225 यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1.49 इंटू 10⁻11 इंटू 2 पाई अपॉन 5 या 15, 5 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 675। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू देता है, ये लास्ट में जो वैल्यू देता है कैलकुलेट करने के बाद, तो ये वैल्यू देता है
1.39 पूरा मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3.14, तो वैल्यू पुट करने में 1.39 इंटू 10⁹9 मीटर, इतनी वैल्यू दे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सन। ये सन का डायमीटर है, सन का डायमीटर इतना, और इसी का जो अगर हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, सन की रेडियस मिल जाएगी, सन की आपको रेडियस मिल जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब अगला क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन एंड द 1 नैनोमीटर। 1 माइक्रोन 1 नैनोमीटर का रेशियो क्या होता है, तो इसे समझेंगे। 1 माइक्रोन तो सीधी सिंपल बात है, तो ये जो होता है 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन अपॉन 1 नैनोमीटर, हम जानते हैं 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर पावर जो ऊपर जाती है पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻9, तो 9 - 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻3। तो इसका जो रेशियो आता है वो 10⁻3 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास पर यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास पर यूनिट जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यही वजन होता है, लगभग इतना ही वजन होता है एक प्रोटॉन का। प्रोटॉन का वजन के इक्वल लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द वैल्यू ऑफ द फोर्स, आखिरी क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है, इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन। अब सपोज कोई फोर्स है वो लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, समझेंगे इसे ध्यान से। तो कोई जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का, और जो एक्सीलरेशन जो हो रहा है, त्वरण जो है वो है 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो m इक्वल टू मास, आपको द्रव्यमान निकालना है उस ऑब्जेक्ट का, जो वस्तु आपके पास है, तो ये हो जाएगा F अपॉन a। तो F का वैल्यू हमें पता है, F का वैल्यू कितना दिया, 100 न्यूटन। मास सॉरी ओके, तो ये हो जाएगा F अपॉन a, मास इक्वल टू F अपॉन a हो जाएगा। तो 100 अपॉन हम करेंगे 0.00, a मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर, वो त्वरण होती है। तो द्रव्यमान का जब त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं, मास का जब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स मिलता है। तो ये वैल्यू है, इसको हम किलोग्राम में लिख लेंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, और यहाँ से अगर डेसिमल ये यहाँ ले जाएँ तो यहाँ ले जाए, तो वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻3। ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू देगा 100 इंटू 10⁻3 प्लस के, और इसी में, और ये वैल्यू देगा फिर 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻3 किलोग्राम में, तो दोनों मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻5 kg, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर जो है वो 10⁻5 kg। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे एनसीईआरटी बेस्ड पे। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अदर चीज़ें लाएंगे। थैंक यू।